अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एमडीगेट यूनिट वेव्स का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये हमारे पास पंजाब और केपीके के बुक्स में एक अलग से यूनिट है, लेकिन अगर हम बात करें सिंटेक्स बुक की तो ये हमारे पास एक ही यूनिट के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर हम वेव मोशन एंड साउंड को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑसिलेशंस एमडीगेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वेव यूनिट का ये लास्ट लेक्चर है। अब आप देखेंगे हम इसके अंदर जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स वेव्स के यूनिट के हैं एमडीगेट सिलेबस के अंदर, उन्हें आज के इस लेक्चर के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक मोशन से। आप देखेंगे पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या होता है कि मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी अ पीरियोडिक मोशन। मोशन जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर अर्थ जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड द सन। इसी तरीके से मोशन ऑफ मून एंड अर्थ, मून अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है 27.3 डेज के अंदर। तो आप देखेंगे अब क्या होगा कि मैं आपसे पूछूं कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है, तो आप कहेंगे एक साल के अंदर, या यूं भी कह लेंगे कि सर एक साल के बाद अर्थ अपना चक्कर दोबारा से कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट करने के बाद दोबारा से शुरू करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन। कीप इन योर माइंड कि इट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, या हम बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक हम पेंडुलम ले लेते हैं और ये पेंडुलम की मीन पोजीशन ले ली हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले गए, और यहाँ से जब हम इसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि ये इस तरीके से अपने पॉइंट्स पर टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। ये टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास क्या है? ये टू एंड फ्रो मोशन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है हमने कि हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक, आप देखें कि टू एंड फ्रो मोशन तो पीरियोडिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना, फिर यहाँ से वापस आना, इसको हम कह लेते हैं कि हमारे पास 2 सेकंड्स लगे। और हम बार बार देख रहे हैं कि हर 2 सेकंड्स में ये अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इसका जो मोशन है वो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अर्थ टू एंड फ्रो मोशन कर सकती है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, अर्थ टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर सकती, और मून भी टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर सकता। तो हमारा ये पॉइंट वैलिड है कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता। ठीक, ये याद रखनी है आपने पॉइंट। इसके साथ साथ फिर एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक अंडर आइडियल कंडीशन। अब ये आइडियल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? ये आइडियल कंडीशंस हैं हमारे पास एयर रेजिस्टेंस का निग्लिजिबल होना, फ्रिक्शन का निग्लिजिबल होना, ये सब हमारे पास आइडियल कंडीशंस के अंदर आती हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है लेकिन आइडियल कंडीशंस के अंदर। अब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में क्या फ़र्क है? ठीक है, ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन है तो टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? तो आप देखेंगे जब हम ऑसिलेशंस की बात करेंगे तो इट मीन्स के फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और वाइब्रेशन की जब हम बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? हाई फ्रीक्वेंसी होगी। हम एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 10 सेकंड्स हैं, और 10 सेकंड्स के अंदर एक पेंडुलम जो है वो 10 अपने जो है वो ट्रिप्स कंप्लीट कर रहा है, और दूसरा जो पेंडुलम है वो हमारे पास 20 ट्रिप्स जो है वो कंप्लीट कर रहा है। एक कितना कर रहा है? 10 कितने सेकंड्स में? 10 सेकंड्स में अंदर। दूसरा कितना कर रहा है? 20 कितने उसमें?
10 सेकेंड्स के अंदर। तो 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10, यहाँ पर 1 आंसर आया और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मैं अब 1 के लिए क्या यूज़ करूँगा, स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो ऑसिलेशंस, और 2 के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं टर्म वाइब्रेशन यूज़ करूँगा। ये जस्ट एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस या वाइब्रेशंस बहुत थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में आती हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के लिए ना, कि सीजियम एक एलिमेंट है जो कि 9192631770 टाइम्स वाइब्रेट करता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ये कितनी बड़ी हमारे पास नंबर्स आ गए वाइब्रेशंस के लिए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये याद रखिएगा कि ऑसिलेशंस हम स्मॉल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं और वाइब्रेशंस जो है वो हम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, देखेंगे अगर एक बॉडी वाइब्रेटिंग मोशन को परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उसकी जो एक्सेलरेशन है उस वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट के, जो कि कहाँ से हो, इसके मीन पोजीशन से हो या इक्विलिब्रियम पोजीशन से हो। अगर हमारे पास एक बॉडी वाइब्रेटिंग मोशन परफॉर्म कर रही है और उसका जो वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए नेगेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, जो कि उसके मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से है, तो ऐसे मोशन को, ऐसी बॉडी के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। हम इससे मज़ीद मैं आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ जब हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे कंडीशंस हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वही है कि शुड बी वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, जो कि ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन हो। थर्ड है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और सिस्टम मस्ट बी फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। सिस्टम हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, एक्सेलरेशन डायरेक्ट टुवर्ड्स होना चाहिए मीन पोजीशन के, वाइब्रेटरी मोशन होना चाहिए। तो ये हमारे पास वो कंडीशंस हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब देखेंगे मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक मास को स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, तो अब ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार व्हेन प्लग्ड, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये एक एग्जांपल्स हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको इनके अलावा कुछ याद हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखें, ये एक फिगर है, आपने इसको समझ लेना है। आपने ये समझ लिया, आपका काम आसान हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ। अब देखें, यहाँ पर आप ज़रा सा इसको समझिएगा। हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये फिगर 1 जो है, इसमें आप देखेंगे एक मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और हमने इसको हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की। जब मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। फोर्स मैंने अप्लाई की है तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स आ गई, लेकिन जो स्प्रिंग की फोर्स होगी वो उसे क्या करेगी, वो उसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि जो ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर इस पर लगने वाली दो फोर्सेस, एक तो मैंने लगा रखी है इस पर, दूसरी इस स्प्रिंग की वजह से लग रही है जो कि हमने नाम दे दिया है रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करूँगा, यानी कि जो मैंने इसको भी होल्ड किया हुआ है, मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स अपना काम दिखाना शुरू कर देगा और वो क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। अब जैसे ही अपनी मीन पोजीशन पर पहुंचेगा तो हमने क्या पढ़ रखा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कोई जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो इनर्शिया अपना काम दिखाएगी। और इनर्शिया का काम क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो उसे रेस्ट में ही रखेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसे मोशन में ही रखेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे।
अब देखेंगे यहाँ से ये इस पॉइंट पर तो पहुंचेगा, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनर्शिया क्या करेगा कि इसे दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएगा, जो कि यहाँ पर कंप्रेशन के रीजन में आ जाएगा। तो इनर्शिया अब इसके मीन पोजीशन से इसके एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाएगा। तो यानी कि अब देखें कि ये बॉडी फिर क्या करती रहेगी, इसी तरीके से वाइब्रेट करती रहेगी एंड टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। ठीक हो गया। तो अब देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स की। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट हो, और वो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन हो। तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है, वो करवा रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया आर द टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, या हम इस केस के लिए कर लेते हैं कंसीडर। तो देखेंगे टू के लिए मीन्स के टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स देखेंगे मीन पोजीशन की तरफ कौन लेकर आ रहा है इसको, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स से एक्सट्रीम पोजीशन तक कौन लेकर जा रहा है, इनर्शिया। तो फ्रॉम के लिए इनर्शिया, टूवर्ड्स के लिए रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। लेकिन अब ये रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई, ये रीस्टोरिंग फोर्स वही फोर्स है जो कि मैंने फोर्स अप्लाई की थी, जो कि एक्सटर्नल फोर्स थी। तो एक्सटर्नल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो अब हम देखते हैं कि हुक्स लॉ में क्या कहते हैं। हुक्स लॉ कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप देखेंगे जितनी मैंने फोर्स अप्लाई की उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आया। तो हम कह सकते हैं ना कि, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हमने यहाँ पर एक्स कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। हम देखेंगे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करूंगा तो मैं इज इक्वल टू और कांस्टेंट यूज़ करूंगा। अब ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, इस कांस्टेंट को, ये जो के है, इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं, और फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखें एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं। अगर हम यूनिट हमसे पूछा जाए या डायमेंशन, तो आप देखेंगे यूनिट और डायमेंशन भी हम मालूम कर सकते हैं कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। न्यूटन हमारे पास बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अपॉन में मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो केजी अपॉन सेकंड स्क्वायर। और इसी तरीके से फिर हम डायमेंशन भी ले सकते हैं कि के जी है हमारे पास, तो एम आ जाएगा, एल के ऊपर हम 0 दे देंगे तो एल नॉट 1 के बराबर हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, एस का स्क्वायर, तो हम टी इनवर्स स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब हमें हुक्स लॉ ने तो एक्सटर्नल फोर्स के हवाले से बताया। अब देखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स जब वो बराबर मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव कर दिया। अब देखेंगे एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगी, एम ए के बराबर, हमने पढ़ रखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये हमारे पास किसके बराबर, के एक्स के बराबर हो जाएगी, माइनस हमने सेम रख दिया। अब एम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम। अब देखें कि के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो हम इन के अपॉन एम को कांस्टेंट रख सकते हैं। और जब हम कांस्टेंट रखेंगे और इज इक्वल टू है, तो इन दोनों को इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगा, ए प्रोपोर्शनलिटी माइनस एक्स, विच मीन्स व्हाट के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द acceleration. Acceleration is directly proportional to the displacement which always towards its mean position. तो आप देखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स की ये जो है हमें कंडीशन एक मिल गई। अब देखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमारे पास टू टाइप्स के हैं। एक हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग कांस्टेंट, अगर के की वैल्यू कम है, लेस देन है, तो जो स्प्रिंग होगा हमारे पास वो सॉफ्ट होगा। और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो जो स्प्रिंग होगा हमारे पास वो हार्ड होगा। ठीक।
अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें टाइम पीरियड, अब देखेंगे हम पीरियोडिक मोशन पढ़कर आए। पीरियोडिक मोशन हमारे पास क्या है कि मोशन रिपीट हो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो जो टाइम रिक्वायर होता है कंप्लीट वन वाइब्रेशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखें हमारे पास क्या था कि यहाँ पर मौजूद एक पेंडुलम है, हम इस सॉरी मैं कहीं और पर बना लेता हूँ। हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इस पेंडुलम को मैं यहाँ तक लेकर गया हूँ। अब यहाँ से मैं इसे डायरेक्ट मैंने जो फोर्स अप्लाई की हुई है, जो मैंने होल्ड किया हुआ है, वो मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे मैं छोड़ूंगा तो हमारे पता है कि आइडियल कंडीशन है, कोई दूसरी फोर्स नहीं है, तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, इनर्शिया इसे फिर दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आएगा और फिर यहाँ तक, तो दोबारा इस पॉइंट तक पहुँचने में इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, और ये वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा होगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे, जिसे हम कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन विच आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कितनी कंप्लीट होती हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको हम एफ के साथ भी लिख सकते हैं और म्यू के साथ भी लिख सकते हैं, इसको आप वी मत समझिएगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। हम ये ले लेते हैं कि ये जो पेंडुलम है इसने 10 वाइब्रेशंस की हैं, और 10 वाइब्रेशंस के लिए जो उसको टाइम लगा है वो 5 सेकेंड्स लगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 हर्ट्स। तो ये 2 हर्ट्स इसकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी कि 2 हर्ट्स, 2 वाइब्रेशन हर 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हुई हैं। ठीक हो गई बात। अब देखें, अब हम क्या कर देते हैं कि इसका रिलेशन देखते हैं। हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ा देते हैं, टाइम कम कर देते हैं, ठीक है, टाइम यही है। या हम यूँ कर लेते हैं कि अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो 10 वाइब्रेशंस हुई हैं उनमें 2 सेकंड लगे हैं। पहले जो डिस्कस किया उसमें 5 सेकंड लगे, अब 2 सेकंड लगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5 हर्ट्ज। तो आपने एक रिलेशन नोट किया कि जैसे ही हमने टाइम कम किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फिर जैसे ही हमने टाइम बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जिससे हमें ये रिलेशन मिल रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास इनवर्स रिलेशन रखती है टाइम पीरियड के साथ। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हर्ट्स होगा, जो कि सेकेंड इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक हो गई बात। इसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्टेंस है वाइब्रेटिंग बॉडी का जो कि किसी भी इंस्टेंट पर हो उसके मीन पोजीशन से। हाँ, लेकिन अगर यही डिस्टेंस अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाता है, यानी कि जहाँ से वो अब आगे मूव नहीं कर सकता, तो फिर हम उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या दे देंगे नाम, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे। किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट तक अगर बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर किसी भी मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब याद रखिएगा कि एक वाइब्रेशन के अंदर 4x नोट होते हैं, ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड आ जाता है। अब इसको अगर हम प्रूफ भी करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी करवा देता हूँ कि हमारे पास ये अगेन हमने पेंडुलम ले लिया। अब देखें कि यहाँ से ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक आया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x नॉट। दोबारा जब ये यहाँ तक आएगा तो हमारे पास 2x नॉट, ठीक है। फिर नहीं, देखें ये x नॉट तक गया, फिर यहाँ से ये दोबारा इस पॉइंट तक गया, तो यहाँ पर ये x नॉट आ गया। अब ये कितने x नॉट हो गए, x नॉट 2x नॉट। फिर ये यहाँ से दोबारा जब यहाँ तक आएगा तो अगेन x नॉट आ जाएगा और अगेन x नॉट आ जाएगा। अगर हम इन सब x नॉट्स को प्लस करें तो एक वाइब्रेशंस के अंदर हमें, एक वाइब्रेशन के अंदर 4x नॉट्स मिल रहा है। क्लियर।
तो ये याद रखिएगा, ये भी हम एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक इसका रहता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास। अब देखेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है। आप देखेंगे ये फिगर आप समझ लें, आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा। देखेंगे बस यहीं तक हमने रेजिस्ट किया हुआ है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो हम अपनी डिस्कशन को भी यहीं पर एंड करेंगे। लेकिन अगर आपने फर्दर पढ़ना है, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने वेव्स पूरे लेक्चर की, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन पूरे प्लेलिस्ट को देख लें अगर आपके पास टाइम हो, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखें यहाँ पर क्या हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सी तक गया है, ठीक है। अब सी पर जो इसकी प्रोजेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि हमने यहाँ से कोई लाइट वाइट लगा रखी है जिससे इस ऑब्जेक्ट का जो कि सी पर है प्रोजेक्शन हॉरिजेंटल लाइन पर आ रहा है, जिससे हमने क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया। और ये जो एंगल बना है उसे हमने फाई के साथ लिखा है। एंगल जो बना है यहाँ पर, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो एंगल है हमारे पास ये फाई है, ठीक है। फिर जब ये सी से लेकर पी तक गया है, सी से लेकर जब ये पी तक गया है, तो इसने जो एंगल बनाया है वो एंगल हमारे पास बराबर हो जाएगा ओमेगा थीटा के, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तो अब मैं अगर इस फाई प्लस ओमेगा टी को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे थीटा मिलेगा, एंगल मिलेगा कंप्लीट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक थीटा बन रहा है। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल के थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें एक तो ये आर है, आर क्या है, इस सर्किल का मैक्सिमम है, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। आप देखें ना, एम्पलीट्यूड को हमने एक्स नॉट के बराबर लिखा है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्स नॉट कहेंगे। और यहाँ पर वो रेडियस है, तो आर बराबर हो गया रेडियस के। अब अगर हमने ट्राइंगल ये वाला लिया हुआ है, तो आप देखेंगे कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास बराबर है करली ब्लैक हियर्स, विच मीन्स व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। अब बेस की जगह पर क्या आ जाएगा, ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस पर क्या आ जाएगा, ओ से लेकर पी तक। हमने ये वाला ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, और फिर अगर हम सी वाला भी लें तो उससे भी फार्मूला समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स नॉट, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स नॉट। एक्स नॉट यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेगा, जिससे फिर हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस। अब थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, हम ओमेगा टी पुट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर हम पूरी बात करें तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई भी हम लिख सकते हैं, यानी कि थीटा ना यहाँ पर प्लस फाई भी हम करके लिख सकते हैं। और ये जो फाई है ये हमारे पास क्या है, इनिशियल फेज एंगल है, तो ये इनिशियल फेज एंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। हमें जो एमसीक्यूज आएंगे वो इन फार्मूलाज के थ्रू हमने क्लियर करना है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि अगर हम ग्राफ ले लेते हैं एक्स एंड टी के बीच का, तो वो कर्व कौन सा कर्व होगा, तो आप याद रखिएगा कि वो कर्व हमेशा साइनोसॉइडल कर्व होगा, यानी कि इस तरीके की वेव्स हमारे पास बनेंगे। बस आपने इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना इन चीज़ों को। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम नेक्स्ट के लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।